अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएटिव बाय भट्टो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी और चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लैनेट अर्थ यानी सियारा ज़मीन की एक तारीख़ है, ज़मीन के हर हिस्से की एक तारीख़ है, हिस्ट्री है। इसलिए हम उसको मुख्तलिफ़ बरआज़मों में तकसीम करते हैं ताकि हर खित्ते की तारीख़, जोग्राफिया और सियासत को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। पाकिस्तान साउथ एशिया में वाक़ एक मुल्क है जिसकी खारजा पॉलिसी यानी कि फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीख़, हिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी तारीख़ी पस मंज़र के बारे में कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। हर मुल्क को तरक्की करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है जिससे वो अशिया प्रोडक्ट्स बना सके, वो बाद में उसको मंडी में और मार्केट में यानी बेच सके। मंडी को भी तवानाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ तवानाई एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। तो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने का ख्वाहिशमंद था। इसके मुस्तकबिल के लिए उसको बिजली की ज़रूरत थी और हाल के लिए भी ज़रूरत थी, यानी प्रेजेंट के लिए भी ज़रूरत थी और फ्यूचर के लिए भी ज़रूरत थी। और उसने सोचा कि वह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी ज़रूरत को पूरा करे। 1956 में इस मकसद के लिए पाकिस्तान में एनर्जी कमीशन बना। इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर से बनने वाली बिजली बाकी तमाम ज़राए से बनने वाली बिजली से ज़्यादा सस्ती होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बिजली बनाई जाती है कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर वेसल होती है उसको कंट्रोल रॉड्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है। बहुत ही एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ कंट्रोल किया जाता है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से एनर्जी पैदा की जाती है। वो एनर्जी क्या करती है, वो पानी को बहुत ही ज़्यादा गर्म करती है, इतनी तेज़ी से गर्म करती है कि बहुत ही हाई स्पीड स्टीम पैदा होती है। वो हाई स्पीड स्टीम ऊपर की तरफ भागती है और इतनी तेज़ी से भागती है कि उसके आगे जो फ़ैन लगा होता है यानी कि जो टरबाइन होता है वो उसको बहुत ही तेज़ी से घुमाती है और उस टरबाइन के घूमने से जनरेटर चलता है और जनरेटर से पैदा होने वाली बिजली फिर जो सप्लाई चेन है और जो ट्रांसमिशन जो चेन होती है उसके ज़रिए वो शहरों तक पहुंच जाती है। और वो जो पानी गर्म टरबाइन को वो जो स्टीम थी जो कि टरबाइन को घुमा रही थी वो बाद में नीचे कंडेंसर के पास चली जाती है। कंडेंसर का काम होता है चीज़ को ठंडा करना, वो उस पानी को ठंडा करता है और दोबारा वो स्टीम जनरेटर के पास इसको भेज देता है जहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बनने वाली हरारत से, हीट से वो दोबारा स्टीम बन जाएगा और इस तरह ये प्रोसेस जारी रहता है और आप देख सकते हैं कि इस तरह बिजली बन जाती है। हर इलाके तारीख़ में हम देखते हैं कि हर दौर की एक टेक्नोलॉजी होती है और हर दौर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही उस दौर में जंगें वगैरह लड़ी जाती थीं। इसके अलावा अगर आप देखें कि पहले भाले, नेज़े, तलवारें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, फिर बंदूकें आई और इस तरह से मामलात आगे बढ़ते रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि बंदूकें, तोपें जो 16वीं 17वीं सदी थी उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा आम हो गई थी और 17वीं 18वीं 19वीं सदी में तो इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका था कि बंदूकों और तोपों की मदद से जंगें लड़ी जाती थीं और इस टेक्नोलॉजी की मदद से लोग फतवाहात हासिल करते थे और जो इस टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाता था उसको शिकस्त हो जाती थी। तो फिर और ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, वेपन्स और ज़्यादा एडवांस होते गए, बंदूक इंडस्ट्री और जो आपके पास दूसरी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती गई और इसी तरक्की में फिर टैंक्स वगैरह में मॉडर्न देखने को मिले, हमें बेहतर से बेहतर टैंक देखने को मिले जो कि बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी वाले थे, उनकी पावर रेंज ज़्यादा थी, वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से शूट कर सकते थे, टारगेट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सकते थे। फिर हमने देखा कि इस तरह फ़िज़ाइया में की हुई दूसरी आलमी जंग के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह जो हवा के अंदर जंग है जो कि फ़िज़ाइया में जंग होती है, जो फ़िज़ाइया की आर्मी होती है, उसके स्ट्रॉन्ग होने से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था और आपको सामने वाले पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता था कि वो पूरी आर्मी लेके आया है, आप एक जहाज़ लेके जाएंगे, मिसाइल मारेंगे और उसकी आर्मी को के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुँचा देंगे। तो जिसके पास जितनी अच्छी आज के दौर में हवाई टेक्नोलॉजी है वो उतना ही उसमें आगे है। और आज तो ड्रोन का ज़माना है कि आपको
जहाज़ चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे एक बच्चा घर में वीडियो गेम खेल रहा होता है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वैसे ही आप ड्रोन को कंप्यूटर की स्क्रीन की मदद से कंट्रोल करेंगे। वो अपनी फ़्लाइट लेगा, मिसाइल लेके जाएगा, अपनी टारगेट के पास जाएगा, टारगेट को दूर से ही निशाना बनाकर टारगेट कर देगा। और ड्रोन का साइज़ भी छोटा होता है और उसमें पायलट के बैठने की जगह भी नहीं है, तो उससे भी खर्चा बहुत ज़्यादा बच जाता है। और वो उसका वज़न भी हल्का हो जाता है, साइज़ भी छोटा हो जाता है, उसको छुपने में आसानी भी होती है। और उसको पीछे से जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से कंट्रोल किया जा रहा होता है। और अब तो बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स में भी एडवांसमेंट हो रही है। मे बी इन फ्यूचर इंसानों की जगह उनके बनाए हुए रोबोट्स एक दूसरे से जंग लड़ें, लेकिन जंग कोई किसी मसले का हल नहीं होती, वो हमेशा तबाही और बर्बादी ही लेके आती है। जंग से हमेशा शहर बर्बाद होते हैं, लोगों के घर उजड़ते हैं, ख़वातीन बेवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, मर्द मर जाते हैं और शहर वीरान हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की। वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो एटम बम था अमेरिका के अंदर, उसके कामयाब तजर्बे किए थे। और इन्हीं के तजर्बात की बिना पर हिरोशिमा नागासाकी पर 4 अगस्त को बम गिराया गया था। और उसके बाद ये थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, एंग्जाइटी डिप्रेशन के पेशेंट हो गए थे कि उनसे ये क्या काम हो गया है। अब हम आते हैं इंडियन हेजेमनी की तरफ। अब आपको पता चल गया होगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे तो फिर दुनिया आपको इग्नोर कर देगी, टेक्नोलॉजी आपको इग्नोर कर देगी, और फिर आपका वही हाल होगा कि आपके पास लाखों की भी आर्मी है तो बदले में दूर से एक ड्रोन होगा जो कि कहीं छुपा हुआ होगा, वो दूर से 3-4 मिसाइल फेंकेगा और आपकी लाखों की आर्मी बेकार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तानी बालादस्ती तसल्लुत की। तो 1971 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, ऊपर से मुल्क का एक हिस्सा आज़ाद हो गया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात थी। पाकिस्तान ने ये बात जान ली कि हिंदुस्तान की आर्मी तादाद में उसकी आर्मी से बहुत ज़्यादा है, यानी कि साइज़ में कंपैरिजन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की निस्बत उनकी आर्मी के पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, वो एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी के दरमियान बैलेंस नहीं है। तो जनवरी 1972 में भट्टो मुल्क के बड़े बड़े साइंसदानों से मिले और वो ये फैसला कर चुका था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बेपनाह तरक्की करके न्यूक्लियर बम बनाएगा और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गेन करेगा। अलबत्ता पाकिस्तान के पास इस महंगी टेक्नोलॉजी के लिए पैसे नहीं थे, मगर फिर भी कौम के सियासतदानों ने, फौजियों ने, ब्यूरोक्रेसी ने और हर एक इदारे ने और अवाम ने, सब ने मिलकर ये फैसला किया कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनकर रहेगा। इस तरह कोई भी मुल्क बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकेगा। और पाकिस्तान माजी में जैसे हिंदुस्तान से जंगें लड़ चुके हैं, जैसे 1948 है, 65 और 71 की जंगें हैं, तो शायद इसकी नौबत ही ना आती अगर उस वक्त भी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद होती। अब बेहतरीन वक्त था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हॉलैंड से वापस वतन लाया जाए। पाक सरजमीन को हर अक्लमंद इंसान की ज़रूरत थी, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी वतन वापस आने के लिए मनाया गया और वो मान गए। मई 1974 में इंडिया ने कामयाबी के साथ न्यूक्लियर बम धमाके किए पोरखान के इलाके में और इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। इससे ताकत के खेल में इंडिया बहुत आगे निकल गया, तो पाकिस्तान कहाँ पीछे हटने वाला था और आखिरकार पाकिस्तान भी कामयाब हो गया। और यही सही वक्त था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को वापस लाया जाए। उनको वापस लाया गया, वो वापस आए और उन्होंने यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम तरक्की से सरअंजाम दिया। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर हथियार बनाने वाले वक्त में आलमी तौर पर कौन कौन से मामला से निपटना पड़ रहा था। पहली बात यह कि हिंदुस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से पाकिस्तान को बेपनाह खतरा था, वो किसी भी बड़े शहर पर हमला कर सकता था। इसके अलावा वो करीब फेंकने वाले मिसाइल, यानी कि जो शॉर्ट रेंज मिसाइल होते हैं, जो बहुत ही कम डिस्टेंस पे, जैसे 300 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, 1000 मीटर, या फिर इससे भी बड़े रेंज वाले मिसाइल जैसे कि 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एक्सेट्रा, इन्हें स्मॉल रेंज मिसाइल कहते हैं। उनमें बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा था, जिससे वो जंग का पांसा पलट कर रख सकता था। और अगर वो इन हथियारों के अंदर न्यूक टेक्नोलॉजी ऐड कर देता, यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऐड कर देता, तो लेने के देने पड़ जाते और वो पाकिस्तान के किसी भी जगह पर हमला करके उसको बर्बाद कर सकता था। हिंदुस्तान के एटमी ताकत बनने से मगरबी ताकतें बहुत नाराज़ थीं, ख़ास तौर पर अमेरिका बहादुर इससे खुश नहीं था और वो एटमी
एटमी हथियारों के फैलाव को रोकने पर काम कर रहा था, यानी वो चाह रहा था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोका जा सके। प्रोलिफरेशन कहते हैं किसी चीज़ की बहुत ही तेज़ी से बढ़ने को। और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर भी दबाव बढ़ गया था कि अब अमेरिका पूरी दुनिया के ताकतवर मुल्कों के साथ मिलकर एटमी हथियारों के खिलाफ एक मुहिम चला रहा था। मगरबी ताकतें हिंदुस्तान के एटमी प्रोग्राम की बजाय इस बात से ज़्यादा परेशान थी कि किसी इस्लामी मुल्क के पास एटमी पावर ना आ जाए। उनको लगता था कि ये एटम बम नहीं होगा बल्कि ये इस्लामिक बम होगा, कि अगर किसी एक इस्लामी मुल्क के पास एटम बम आ गया तो वो इस्लामी बम होगा और हर इस्लामी मुल्क के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर कर दी जाएगी और इस तरह पूरी इस्लामी दुनिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इस तरह अमेरिका की नाजायज़ औलाद इसराइल का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। तो एक तरफ अमेरिका लगातार दबाव डालता जा रहा था और भुट्टो बाज नहीं आ रहा था। भुट्टो अपने मामलात में आगे बढ़ता जा रहा था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता जा रहा था और उसने उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको ख़ास तौर पे कह रखा था कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी और जो आपके पास कोहटा रिसर्च सेंटर है, ये आपसे जब पैसे मांगे आपने इनको पैसे देने हैं। तो भुट्टो के जाने के बाद ज़ियाउल हक ने भी प्रोग्राम को आगे जारी रखा। 1984 में कामयाब तजर्बात कर लिए गए थे। 1984 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरेनियम इनरिचमेंट की मदद से जो बम तैयार किया था उसके कामयाब ठंडे तजर्बे कर लिए थे, यानी एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर उसका कामयाब तजर्बा हो गया था। और बाद में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन गया था। इस तरह आज भी 28 मई को आज तक और इंशाल्लाह आगे भी यौम तकबीर मनाया जाता रहेगा। इसकी तारीख ये है कि जब पाकिस्तान ने कामयाब तजर्बात किए थे तो हर तरफ अल्लाहु अकबर के नारे लगने लग गए, हर तरफ तकबीर के नारे लगने लग गए और हर तरफ सियासतदान, साइंसदान और जो ब्यूरोक्रेट्स एंड आर्मी ऑफिशियल सब मिलकर बुलंद आवाज़ में अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे। और उसी दिन से, यानी उस वक्त जो उनकी वो एक्टिविटी थी, उससे 28 मई का दिन यौम तकबीर खिलाया। तो अब हम देखते हैं कि इसका पाकिस्तान की मईशत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो इंडिया के मुकाबले में खड़ा हो गया। दूसरा, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी बॉडीज़ थी वो CTBT ट्रीटी के ऊपर काम कर रही थी, यानी कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोका जा सके। वो चाहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान और सारे ममालिक इसके ऊपर दस्तखत करें और वो ममालिक जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं भी वो भी इसके ऊपर दस्तखत करें कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान ने कहा, देखें अमेरिका बहादुर, हम आपकी बात मानते हैं, आप हमारे भाई हैं, लेकिन इस पर पहले दस्तखत हिंदुस्तान करेगा, फिर हम कर लेंगे, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो हिंदुस्तान ने CTBT के ऊपर उस वक्त दस्तखत नहीं किए। हाँ, मनमोहन सिंह के दौर में बाराक ओबामा और मनमोहन सिंह के दरमियान कुछ मामला न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर तय हुए थे, उसके ऊपर हम आगे वीडियो बना देंगे। लेकिन आज भी जो वेस्ट है वो पाकिस्तान के एटॉमिक जो पावर बनने का अमल है उससे ज़्यादा नाराज़ है। इस तरह पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी माशी पाबंदियां लगा दी गई, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, पाकिस्तान के साथ जो यूरोपीय ममालिक थे उन्होंने अपने ताल्लुकात महदूद कर लिए। लेकिन इस मुश्किल के वक्त में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा साथ दिया था, फाइनेंशियली भी एंड डिप्लोमेटिकली भी। तो आपको बता दें, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर ट्रीटी टेस्ट बैन ट्रीटी, इसे आप यानी कि जो ट्रीटी है वो कह सकते हैं। यहाँ यानी आपको जो बताया गया था CTBT, ये वही ट्रीटी है कि कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कि कोई भी मुल्क इसको नहीं करेगा। और साइन ये हुई थी 1996 24 सितंबर को, 27 साल हो चुके हैं। 187 इसके मेंबर हैं और इसके तहत जो इस ट्रीटी के अंदर आ जाता है तो यूरोपियन ममालिक खुद मिलकर उसके यहाँ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करते हैं बिजली बनाने के पर्पस में और अपनी मॉनिटरिंग में करते हैं। और वो ये देखते हैं कि इस मुल्क के पास अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना है, हाँ, लेकिन वो अपनी मॉनिटरिंग के अंदर तंग तुंग करके उसको बिजली प्रोडक्शन वगैरह में हेल्प कर देते हैं। तो याद रखिएगा, हर दौर में एक टेक्नोलॉजी होती है और उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही इंसान को चलना पड़ता है। पहले लोग तलवारों के साथ लड़ते थे, फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने लगी और शायद इन फ्यूचर लोग रोबोटिक्स की मदद से लड़ना स्टार्ट कर दें, नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो फ्यूचर की जंग हो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हो। तो हमें हर वक्त दौर में तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जंगें हमेशा तबाही लाती हैं और हमें हर उस एक शख्स को
खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो अमन के लिए काम करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया का अमन कायम रहेगा और हमें कोई न्यूक्लियर जंग देखने को नहीं मिलेगी, और पाकिस्तान बहुत जल्द अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को भी बढ़ा लेगा। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से बिजली बनाना बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, लेकिन इस चीज़ में हमें इसलिए देर हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे पाबंदियाँ आज भी लगी हुई हैं, जिससे हमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, मेटलर्जी वगैरह, मेटल्स वगैरह ख़रीदने में दिक्कत और मुश्किलात पेश आती हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम और ज़्यादा इस तरह अच्छे लेक्चर बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।